सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 18 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी। और डेली करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ते हैं तो आपने इनका नाम कई बार पढ़ा होगा। इन दोनों की जोड़ी ने कई बार खिताब जीते हैं, वो मैं आपको अभी सारी रिवाइज भी करा दूंगा। तो इस प्रश्न से आपको क्या याद रखना है कि सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ये BWF रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी बन गई है। अब जैसे कि इन्होंने इस साल कौन कौन से खिताब जीते वो मैं आपको रिवाइज कराऊं। तो एक तो मलेशिया ओपन इन्होंने जीता था, इंडोनेशिया ओपन इन्होंने जीता था, कोरिया ओपन इन्होंने जीता था, उससे पहले स्विस ओपन इन्होंने जीता था, और बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में मेंस डबल में भारत का पहला गोल्ड ये लेकर के आए थे। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती। अभी जो एशियन गेम्स हुए थे 19वां संस्करण था चाइना के हांगजाओ में, उसमें जो गोल्ड है वो ये दोनों की जोड़ी लेकर के आई थी। वैसे एशियन गेम्स में एक गोल्ड, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज आया था हमारे पास बैडमिंटन से। तो गोल्ड तो मैंने आपको बता दिया। सिल्वर कौन लेकर के आए थे? सिल्वर किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और चिराग शेट्टी की जोड़ी लेकर के आई थी, जबकि ब्रॉन्ज लाए थे HS प्रणय। अच्छा, एक कप आप याद रखना भी, सुधीरमन कप 2023। सुधीरमन कप का संबंध बैडमिंटन से है। यह भी चाइना में हुआ था। इसको चाइना ने ही जीता है, साउथ कोरिया को हराया था। और अगली बार 2025 में जो सुधीरमन कप होगा वो कहाँ पे होगा? स्पेन में होगा। और एक ये याद रखना कि इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023, इसी को योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन भी कहा जाता है। इसमें मेन सिंगल टाइटल जीता है कुनलावुत वित्तिदर्शन ने, जो कि थाईलैंड के प्लेयर हैं, और वुमेन सिंगल जीता आन सी योंग ने, ये साउथ कोरिया की हैं। और एक कप और याद रखना, थॉमस कप। ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है। 2022 में पहली बार इसको भारत ने जीता था, इंडोनेशिया को हराया था। और महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है उबेर कप। इसको साउथ कोरिया ने जीता था चाइना को हरा करके। वैसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा कुआलालंपुर मलेशिया में। अच्छा, स्पोर्ट्स वाला क्वेश्चन है। तो एशियन गेम्स में आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूं। तो अभी ये जो एशियन गेम्स हुए थे ये 2022 वाले थे, 2023 में हुए। 19वां संस्करण था, कहाँ पे हुआ? चाइना के हांगजाओ में। इसमें इंडियन टीम का स्पॉन्सर था अमूल। और इसमें उद्घाटन समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक फ्लैग बियरर थे, 2 खिलाड़ी थे, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन ये बॉक्सर है, इन्होंने तो सिल्वर जीता है, ये भी ध्यान रख लो। और ये भी याद रखना कि समापन समारोह में जो ध्वजवाहक थे वो PR श्रीजेश हैं। PR श्रीजेश ये मेन्स हॉकी टीम के गोलकीपर है। और जो हरमनप्रीत सिंह है ये मेन्स हॉकी टीम के कप्तान है। अब मैं आपको टीम वाला बता देता हूं कि किस किस टीम ने गोल्ड जीता है। तो इसी की बात कर लेते हैं। मेन्स हॉकी टीम, इसमें जो पुरुष टीम है इसने गोल्ड जीता। किसे हराया? तो इसने जापान को हराया। जबकि वुमेन्स टीम ने ब्रोंज जीता था। वहीं क्रिकेट टीम में याद रखना, पुरुष हो चाहे महिला टीम हो, दोनों ने गोल्ड जीता। लेकिन अगर बात करें हराया किसे या उप विजेता कौन रहा, तो पुरुष टीम में उप विजेता अफगानिस्तान है और महिला टीम में उप विजेता श्रीलंका है। वहीं कबड्डी में बात करें तो इसमें पुरुष टीम और महिला टीम दोनों ने गोल्ड जीता। पुरुष टीम ने किसे हराया? ईरान की टीम को हराया। और महिला टीम ने चीनी ताइपे को हराया। और पहली बार एशियन गेम्स के इतिहास में हमने 100 से ज़्यादा मेडल जीते हैं। टोटल वैसे 107 हैं, तो 100 को क्रॉस ही पहली बार किया। तो ये पूछा जा सकता है कि 100वां पदक कौन सा था और किसने जीता? तो भारतीय महिला कबड्डी टीम ने जीता था ये 100वां पदक। और कबड्डी टीम आपको पता ही है गोल्ड मेडल जीता। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, देखो कितना डीप में जाकर के, कि 100वां पदक कौन सा था? ब्रोंज था, सिल्वर था कि गोल्ड था? तो गोल्ड था। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो हर प्रश्न आपको इजी लगेगा, वरना आपको लगेगा और बाप रे इतना डीप जाकर के पूछ लिया, बहुत कठिन आया, बहुत कठिन आया। तो पढ़ने के ऊपर है आप कैसे पढ़ रहे हो। सरल और कठिन कुछ नहीं होता है। और इसमें मेडल लिस्ट में बात करें तो भारत चौथे स्थान पे रहा। पहले पे चाइना है, दूसरे पे जापान, तीसरे पे साउथ कोरिया। भारत चौथे स्थान पे। 28 गोल्ड है, सिल्वर 38 है और ब्रॉन्ज है 41, टोटल 107 है। एशियन गेम्स के इतिहास करें तो पहला एशियन गेम्स हुआ था 1951 में नई दिल्ली में। भारत में 2 बार हो चुके हैं, 1951 और 1982 में। लास्ट टाइम 2018 में हुए थे इंडोनेशिया में, और अभी चाइना में हुए, और अगली बार कहाँ पे होंगे? जापान में होंगे। तो ये एशियन गेम से बिल्कुल बेसिक प्रश्न जो बनते हैं वो मैंने आपको रिवाइज करा दी। और मैंने आपको बोला जब भी स्पोर्ट्स वाला प्रश्न आएगा ये बेसिक चीजें मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। इस बेसिक चीज में आप देखोगे तो टीम वाले तो मैं आपको बार बार रिवाइज करा रहा हूँ। और जो भी डेली करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स होगा उससे संबंधित एशियन गेम्स के स्पोर्ट्स भी मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। जैसे बैडमिंटन वाला आज रिवाइज करा दिया, ठीक है। तो अभी बढ़ते
फिर बताइए, अभी हाल ही में फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का निधन हो गया, नाम बताइए। तो आंसर होगा मार्टी अहतिसारी। तो अंतरराष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाने में योगदान के लिए उन्हें 2008 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। वे फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति भी थे और 1994 से लेकर सन 2000 तक ये राष्ट्रपति रहे थे। नाम था मार्टी अहतिसारी, लेकिन अभी इनका निधन हो गया। फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति थे ये। तो एक बार फिनलैंड देखते हैं मैप में। ये रहा मैप में फिनलैंड। कैपिटल हेलसिंकी है, करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट है साउली निनिस्तो और प्रधानमंत्री अभी बने भी थे नए, पेत्री ओरपो इनका नाम है। आपको याद है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया अभी फिनलैंड। और अभी जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 आया था उसमें टॉप पे फिनलैंड ही था। भारत, चलो बताओ हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत कौन सी रैंक थी भारत की, क्योंकि जब भी इंडेक्स वाला प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ सबसे पहले यही पॉइंट रिवाइज कराता हूँ। अब भैया आप बताओ। और प्रश्न में हमने देखा 2008 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो एक काम करते हैं, 2023 में जितने भी नोबेल पुरस्कार मिले हैं वो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो अगर बात करें कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किसे मिला था, क्लाउडिया गोल्डिन को मिला था और ये सम्मान पाने वाली ये तीसरी महिला बनी थी। केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 3 साइंटिस्टों को मिला था, मोंगी जी बावेंडी, लुइस ब्रस और एलेक्सी एकिमोव। और इसको कैसे याद किया था, मैगी खा के ब्रश कर लो, ऐसा किसने कहा, एलेक्सा ने। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी 3 लोगों को मिला था, एनी हुइलियर, फेरेंक क्रॉस और पियरे एगोस्टिनी। कैसे याद किया था, फिजिक्स के टीचर बड़े फ्रैंक होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। कौन से फिजिक्स के टीचर, एनी टीचर ऑफ फिजिक्स। और मेडिसिन का 2 को मिला था, कैटलिन कारिको और ड्रू विशमैन। तो विशमैन का विष खत्म करने के लिए उसे मेडिसिन खिलाओ और मेडिसिन कहां पे रखी, केटली में, तो केटली से केटलिन बन जाएगा। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, नरगिस मोहम्मदी को मिला। ये ईरानी महिला है, लेकिन इसे हम ट्रिक से याद नहीं करते, हम याद रखते हैं करंट अफेयर से कि अभी वर्ल्ड पीस प्राइज 2023 का सम्मान किसे मिला, नरगिस मोमंड को मिला। ये अफगानिस्तानी महिला है। और एक साहित्य का नोबेल पुरस्कार लिटरेचर का ये मिला जॉन फसे को। ये नॉर्वे के लेखक हैं। कैसे याद किया था, मेरी जान साहित्य में फंस गई, जान फंस गई, जॉन फसे। और हाँ, अगर आप में से कोई स्टूडेंट क्रिक एग्जाम चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो आपको बता दूं, नोबेल प्राइज पे प्रश्न आ रहे हैं अभी एग्जाम में। और अभी 2023 के मैंने ट्रिक बना दी है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, पसंद आएगी, आप बोर भी नहीं होगे और आपको याद भी हो जाएगी। तो उसे देख लेना, सिंपल सा सर्च मारना यूट्यूब पे, नोबेल प्राइज ट्रिक्स 2023 क्रिक एग्जाम, मिल जाएगी आपको। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अक्टूबर 2023 में अभी किसे जिनेवा में यूनाइटेड नेशन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया, तो आंसर होगा अरिंदम बागची को। तो अरिंदम बागची ये अभी तक विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव थे, पर अब वे होंगे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। और वे यहाँ जिनेवा में इंद्रमणि पांडे का स्थान लेंगे। तो इनका नाम याद रखना, अरिंदम बागची इनका नाम है। आप जानते हो अभी UIDAI के CEO बने थे अमित अग्रवाल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने नितिन अग्रवाल और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने जनार्दन प्रसाद। बाकी देखो, यूनाइटेड नेशन की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 में, इसीलिए आप 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाते हो। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है और सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, जो खुद पुर्तगाल से हैं। अभी संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था, 29 मई को। और यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब होता है, 23 जून को होता है। और आपको याद है अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने, डेनिस फ्रांसिस। और ये किस देश के हैं, ये जरूर याद रखना, भी किसी एग्जाम में यही पूछा गया था कि ये किस देश के हैं। तो ये त्रिनिदाद और टोबैगो देश के हैं। तो इतने पॉइंट आप यहां से याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं, तो आंसर होगा सिद्धार्थ मृदुल। तो जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल वे मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ और अपॉइंटमेंट मैं आपको बता दूं जो अभी हाईकोर्ट में हुए थे। जैसे कि अभी देवेंद्र कुमार उपाध्याय ये बॉम्बे हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने, सुनीता अग्रवाल गुजरात हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बनी, ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ये राजस्थान हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बने। ये भी 2023 की ही बात कर रहा हूं मैं आपसे। वैसे बताओ, भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट ये कौन सा है, कोलकाता हाईकोर्ट। अच्छा, पहले मैं आपको हाईकोर्ट से संबंधित कुछ प्रश्न रिवाइज कराऊं। तो एक तो ये याद रखना, हाईकोर्ट की पहली महिला जज कौन थी, अन्ना चांडी थी, केरल हाईकोर्ट। और हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस लीला शेठ थी,
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से। इसी तरह से आप सुप्रीम कोर्ट का भी याद रखो। सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज फातिमा बीवी थी। सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस अभी तक तो कोई नहीं है, लेकिन भविष्य में बन सकती है। कौन? बीवी नागरत्न। और वैसे हमारे वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर के। पहले कौन थे? हीरालाल जेकानिया। और 2-3 करंट अफेयर्स के प्रश्न और याद रख लो, जैसे कि अगर पूछे कि देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर ये कहाँ पे बनकर तैयार हुआ? झारखंड की कैपिटल रांची में। अगर पूछे कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा बना? केरल हाईकोर्ट, मलयालम भाषा में। पूछे कि देश के पहले डिजिटल जस्टिस क्लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुजरात हाईकोर्ट में। और अगर पूछे कि हाईकोर्ट ये किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? आर्टिकल 226, जबकि सुप्रीम कोर्ट करता है आर्टिकल 32 के तहत। तो ये तो हमने हाईकोर्ट से संबंधित कुछ पॉइंट्स रिवाइज कर लिए। अब लेकिन बात तो यहाँ पे मणिपुर की हुई थी, तो ये रहा मैप में मणिपुर। देखो, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। मुख्यमंत्री हो गए N बीरेन सिंह और गवर्नर ये नई बनी थी अनुसुईया उइके, इनका नाम है। आप जानते हो मणिपुर में एक फेमस झील है जिसे लोकटक झील कहते हैं, इसे फ्लोटिंग लेक भी कहते हैं। और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वैसे पूरे भारत की तो जम्मू कश्मीर की वुलर लेक। और बता दूं, ये लोकटक झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसको क्या कहते हैं? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और ये जो काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, यहाँ पे एक हिरण पाया जाता है। बहुत ही फुदकता है, उचकता रहता है वो, इसलिए उसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं। और संगाई उसका नाम है। तो इसीलिए यहाँ पे एक संगाई फेस्टिवल मनाया जाता है। कुछ और फेस्टिवल भी मैं आपको बताऊं तो एक नट संकीर्तन उत्सव हो गया, लाई हरोबा फेस्टिवल हो गया, योसांग उत्सव हो गया, हुन थड़ो सांस्कृतिक उत्सव हो गया, शुमंग लीला फेस्टिवल हो गया, गान नगाई उत्सव हो गया। और मणिपुर का एक राजकीय पुष्प है शिरुई लिली, तो उसके नाम पे भी महोत्सव होता है, शिरुई लिली महोत्सव। कचाई लेमन फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है। अमूर फॉल्कन फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। और मणिपुर को पोलो खेल का जन्म स्थान माना जाता है। और कुछ समय पहले यानी कि इसी साल जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने मणिपुर में 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन भी किया था। अच्छा, वैसे मणिपुर का मार्शल आर्ट क्या कहते हैं? उसको थांगटा कहते हैं, थांगटा। अच्छा, मणिपुर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको अभी GI टैग मिला था, ये भी ध्यान रखो। मणिपुर के काले चावल को, मणिपुर के हाथी मिर्च और तामेंग लोंग संतरे को भी GI टैग मिला था। तो मणिपुर के ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको रिवाइज कराए, इनको ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 अक्टूबर को। इंग्लिश में इसे बोलेंगे तो इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। यह हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य विकासशील देशों में यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज में गरीबी और गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। थीम क्या है? सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए सम्मान को व्यवहार में लाना। पहली बार इस दिन को 1987 में मनाया गया था। अब आप कहोगे इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन है, रिवाइज करा दो, तो आ जाओ। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया। 2 अक्टूबर को विश्व आवास दिवस और स्वच्छ भारत दिवस। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। और 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे और नेशनल डॉल्फिन डे। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे। 10 अक्टूबर को एक तो नेशनल पोस्ट डे और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस और 12 अक्टूबर को ही विश्व गठिया दिवस। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया। तो अक्टूबर के ये इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको ध्यान में रखना। आप पढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में कितने नए खेलों को शामिल किया? तो आंसर होगा 5। तो आपको पता है अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 141वां सत्र हुआ था भारत में भी कहा? मुंबई में, मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में। और वहीं पे ये फैसला लिया गया कि 2028 में जो समर ओलंपिक होंगे, कहाँ पे? लॉस एंजल्स अमेरिका में, उसमें 5 नए खेल शामिल होंगे। अब वो 5 खेल कौन कौन से पहले वो देख लो। क्रिकेट, बेसबॉल या सॉफ्ट बॉल भी बोलते हैं, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस। और यहाँ पे अगर क्रिकेट की हम बात करें तो ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसे ओलंपिक में दूसरी बार शामिल किया जा रहा है। पहली बार इसको शामिल किया गया था 1900 में जो ओलंपिक हुए थे, पेरिस फ्रांस में हुए थे। और वैसे देखोगे तो वो दूसरे नंबर का ओलंपिक था क्योंकि पहला जो नंबर का ओलंपिक था वो तो 1896 में हुआ था एथेंस ग्रीस में। तो 1900 में जो ओलंपिक हुए थे उसमें विजेता रहा था इंग्लैंड, फ्रांस हार गया था।
उसके बाद 128 सालों के बाद अब हो रहे हैं, मतलब अब होंगे 2028 में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। T20 फॉर्मेट में होंगे। अच्छा, प्रश्न तो ऐसे भी बन सकता है ना कि हमने कहा कि अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 141वां सत्र हुआ, अभी भारत में हुआ, मुंबई में। पूछ सकता है ना एग्जामिनर कि पहली बार कब हुआ था, फिर अगर ये दूसरी बार है तो पहली बार ये 1983 में हुआ था नई दिल्ली में, वो 86 नंबर का सेशन था। अच्छा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की हम बात करेंगे, लेकिन एक प्रश्न और आपके जहन में आ सकता है। ये तो अपन ने बात कर ली कि 2028 में जो लॉस एंजल्स में जो नए गेम्स शामिल होंगे वो कितने हैं और कौन कौन से हैं, 5 हैं, और वो मैंने आपको बता दिए। लेकिन अभी जो पेरिस ओलंपिक होंगे उसमें भी तो कुछ नए गेम शामिल किए गए थे, करंट अफेयर्स में पढ़ा था। तो वो कितने थे? वो 4 गेम्स थे। कौन कौन से? ब्रेक डांस, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग। तो थोड़ा ये भी ध्यान रखो। देखो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो स्थापना होती है 23 जून 1894 में, इसीलिए 23 जून को आप ओलंपिक डे मनाते हो। हेडक्वार्टर इसका लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। बाकी मैंने आपको बताया दिया। 2024 वाले ये समर ओलंपिक जो है 33 नंबर का होगा पेरिस में, फिर 2028 में होगा लॉस एंजल्स, और 2032 वाला होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। में हमने उसको होस्ट करने की रुचि दिखाई है, हम बिडिंग डालेंगे, देखो फिर क्या होता है। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको रिवाइज कराए, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी को विकसित किया? तो आंसर होगा IIT BHU। तो अभी IIT BHU ने क्वांटम समर्थित हरित ऊर्जा उत्पादन प्रौद्योगिकी को विकसित किया है, जो बड़ी मात्रा में हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा दे सकती है। ग्रीन हाइड्रोजन ये क्लीन एनर्जी है, जिसे भविष्य का ईंधन भी बोला जा रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हाइड्रोजन से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी तक आपने पढ़े वो सारे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। आपको याद है हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली कार कौन सी है? इस कार का नाम मिराई है और ये टोयोटा कंपनी की कार है। इसको हमारे जो सड़क व परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है, देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित ये कहाँ पे हुआ? झारखंड के जमशेदपुर में। और अगला प्रश्न पूछा, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन ये हरियाणा में शुरू होगी दिसंबर 2023 तक, और इसका नाम होगा वंदे मेट्रो। और आपसे पूछा था विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन फेरी, ये नॉर्वे में शुरू हुआ। फिर आपसे पूछा भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनेट कंबशन इंजन ट्रक बनाया किसने? रिलायंस ने। फिर पूछा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट, ये शुरू हुआ असम में। फिर आपसे पूछा भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट, ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित हुआ। फिर बताओ भारत सरकार ये पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ पे बनाएगा? पुणे महाराष्ट्र में। साउथ कोरिया ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट इसका उद्घाटन किया था। और हाइड्रोजन के खोजकर्ता का नाम क्या है? हेनरी कैवेंडिश। अच्छा, वैसे विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये कहाँ पे चली थी? जर्मनी में। और विश्व की दूसरी और एशिया की पहली ये चलाई चाइना ने। और हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स समस्थानिक होते हैं? 3 होते हैं, मतलब जिनका परमाणु संख्या सेम हो पर परमाणु भार अलग अलग हो। जैसे कि 1H1 प्रोटियम हो गया, 1H2 ड्यूटेरियम हो गया, 1H3 ट्राइटम हो गया। और एक दिवस और है, विश्व हाइड्रोजन और ईंधन सेल दिवस, ये 8 अक्टूबर को मनाया हमने। तो यहाँ पे मैंने आपको ये जो 10-12 पॉइंट रिवाइज कराए संबंधित हैं सारे के सारे हाइड्रोजन से, इसीलिए इन प्रश्नों को छांट करके आप तक लेकर के आए ताकि आपका एक साथ में इनका रिवीजन करवा सकूं। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कल हमने वीडियो का टारगेट रखा था 5000 लाइक्स का, हमारा टारगेट तो अचीव नहीं हुआ। आज फिर हम टारगेट रखते हैं, देखते हैं कब तक पूरा नहीं होता है। तो आज के वीडियो का हमारा टारगेट 5000 लाइक्स है। जम के इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। अभी बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, हाल ही में बथुकम्मा महोत्सव ये कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर होगा तेलंगाना में। तो बथुकम्मा उत्सव ये तेलंगाना में एक लोकप्रिय उत्सव है। इससे फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। ये नवरात्रि में 9 दिनों तक मनाया जाता है। बथुकम्मा का अर्थ होता है देवी माँ या जीवन दाता देवी। तो बथुकम्मा त्यौहार याद रखना तेलंगाना में मनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव में आपको और रिवाइज कराऊं, जैसे कि लोसर फेस्टिवल ये मनाया जाता है लद्दाख में। और लद्दाख में कुछ और फेस्टिवल भी होते हैं, जैसे कि जांस्कर फेस्टिवल हो गया, हेमिस फेस्टिवल हो गया, स्पिटुक गस्टर फेस्टिवल हो गया, ये सब लद्दाख के हैं। अगला है वांगला उत्सव, ये मनाया जाता है मेघालय में। लूसाफोन महोत्सव ये गोवा का है। संगाई फेस्टिवल ये मणिपुर का हो गया। और योसांग महोत्सव, हुनथड़ो महोत्सव ये यहीं पे होते हैं। और
अभी पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव मनाया गया केरल में। धानु जात्रा महोत्सव मनाया उड़ीसा में। उड़ीसा में कुछ और महोत्सव होते हैं, जैसे कि नुआखाई महोत्सव हो गया, रजा पर्व हो गया, बाली जात्रा महोत्सव हो गया, कोणार्क नृत्य महोत्सव हो गया, छऊ महोत्सव हो गया, बोईता बंदना महोत्सव हो गया, धानु जात्रा महोत्सव हो गया। ये सारे के सारे उड़ीसा के हैं। चेरचेरा महोत्सव हो गया, छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में हरेली उत्सव भी मनाया जाता है, जबकि हरेला उत्सव होता है ये उत्तराखंड का। बिहू फेस्टिवल ये असम का हो गया। माघी मेले का आयोजन ये पंजाब में हुआ था। चिथरई महोत्सव ये तमिलनाडु का है। तमिलनाडु में आदि पेरक्कू महोत्सव भी मनाया जाता है। और ये जो सारे महोत्सव हैं ये 2023 में मनाए गए, जो मैंने आपको बताए हैं, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने छात्रों के लिए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी शुरू किया? तो आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय। तो अभी हमारे जो शिक्षा मंत्रालय है उसने वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी को लॉन्च किया है और इसे नाम दिया है अपार आईडी। अपार मतलब ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? तो छात्रों के लिए डिग्री हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, अवार्ड या किसी भी तरह का क्रेडिट सहित शैक्षणिक डेटा को डिजिटल रूप से केंद्रीकृत किया जाएगा इसमें। तो मतलब इससे क्लियर है, जैसे आपका होता है ना वन नेशन वन आईडी, एक आईडी कार्ड होगा, पूरे देश में आप कहीं भी चले जाओ वही आपका वैलिड होगा। उसी तरह से स्टूडेंट के पास एक आईडी होगा, वो हर जगह वैलिड होगा भारत में। उस आईडी की मदद से आप अपनी डिग्री ले पाओगे, स्कॉलरशिप, अवार्ड या कोई भी अगर आपको सरकार की तरफ से कुछ भी क्रेडिट मिलता है, मतलब आप एक लाइन में कहो तो इस कार्ड से आपका पूरा एजुकेशनल डेटा आप एक्सेस कर सकते हो आसानी से। अच्छा, एक प्रश्न, बड़ा बारीक सा प्रश्न बनेगा यहाँ पे कि इस अपार आईडी में कितने नंबर की संख्या होगी? भाई आईडी संख्या होगी तो कितने नंबर की वो संख्या होगी? तो 12 नंबर की होगी। जैसे आपका आधार कार्ड होता है ना 12 नंबर का, वैसे ही। वैसे जीएसटी कितने नंबर का होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स 15 नंबर का होता है। और आपका जो डेबिट कार्ड होता है उसके पीछे जो सीवीवी नंबर होता है, याद रखना, वो तो आपको पता ही होगा, तीन नंबर की संख्या होती है। लेकिन सीवीवी की फुल फॉर्म क्या होती है ये जरूर याद रखना, मैंने बताया आपको पहले भी, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि वन नेशन वन कार्ड योजना ये कब शुरू हुई थी? ये अगस्त 2019 में। और अगर मैं आपसे पूछूं वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना कब शुरू हुई थी? 17 अक्टूबर 2022 को, जिसका उद्देश्य है किसानों को कम मूल्य पर फर्टिलाइजर उर्वरक उपलब्ध करवाना। और इसमें जो ब्रांड नेम होगा वो क्या होगा? भारत फर्टिलाइजर, इसी नाम से इसको सेल किया जाएगा पूरे भारत भर में। और फर्टिलाइजर से आपको एक प्रश्न याद आएगा, यूरिया गोल्ड, जिसे राजस्थान में प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था। कहाँ पे? राजस्थान में, कहाँ? सीकर में। इसको डेवलप्ड किया था राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड ने, और यह भी कुछ समय पहले ही हमारी नवरत्न कंपनी बनी थी। आप मुझे बताना चाहोगे कौन से नंबर की नवरत्न कंपनी बनी थी ये? तो ये जो यूरिया गोल्ड है ये सल्फर कोटेड यूरिया है, जो कि मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करेगा। इसी तरह से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, ये तो उत्तर प्रदेश की है। वन एमएलए वन पेंशन योजना में आपसे पूछूं तो इसको शुरू किया था पंजाब ने। और वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल, इसको भी उत्तर प्रदेश ने शुरू किया था। तो ये भी आप ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा गाना लिखा है? तो आंसर होगा माडी। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 15 नवंबर 2023 को माडी नाम से एक गरबा सॉन्ग है उसको जारी किया है। और इस गाने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही लिखा है गुजराती भाषा में। इसे गाया किसने? दिव्य कुमार ने। और मीत ब्रदर्स ने इस गाने को कंपोज किया है। वैसे ये जो माडी है ये दूसरा गाना है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल नवरात्रि के लिए लिखा है। इससे पहले भी उन्होंने गारबी नाम से एक और गाना लिखा था जिसे आवाज़ दी थी भानुशाली ने, और म्यूजिक कंपोजर हैं तनिष्क बागची। और आपको याद होगा इससे पहले उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम एग्जाम वॉरियर है, 2018 में आई थी ये। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कैसा लगा आपको सेशन? बताइएगा कमेंट करके। और नए स्टूडेंट कौन कौन है ये आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, कैसा लगा आपको भी सेशन। और आज की वीडियो का टारगेट ज़रूर याद रखना 5000 लाइक्स का है। और आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करो, तभी हमारा लाइक्स का टारगेट भी पूरा होगा, वरना डेली टारगेट अधूरे रहेंगे, कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको रिवीजन करवा दूं। बाकी इनकी प्रैक्टिस के लिए क्विज आपको मिल जाएगी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, वहीं पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलो अभी शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था कि 2020 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले किस व्यक्ति का भी निधन हुआ? तो आंसर होगा लुइस ग्लुक। फिर पूछा न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने क्रिस्टोफर लक्सन।
फिर पूछा अभी भारत किस वर्ष ओलंपिक की मेजबानी कर सकता है? 2036। फिर पूछा विश्व खाद्य दिवस मनाया 16 अक्टूबर। फिर पूछा अभी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का निधन हो गया, उनका नाम बताओ? मनोहर सिंह गिल। फिर पूछा अभी भारत के विदेश मंत्री ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा का अनावरण किया? वियतनाम। फिर पूछा अभी इक्वेडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति बने डैनियल नोबोआ। फिर पूछा ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड नाम की बुक को लिखा संगीता जी। और विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। और फिर पूछा था ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा मुंबई में। चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते हैं, सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था 19वीं एशियन गेम्स में अन्नू रानी ने गोल्ड जीता, उनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा जेवलिन थ्रो, भाला फेंक से उनका संबंध है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।